हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो है लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 5, जहां हम बात करने वाले हैं ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के बारे में। और चैप्टर यार ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि आज हम लोग किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, वो है कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में या वर्ड इन प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लम इन वर्ड्स के बारे में। राइट, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, क्या नहीं देखने को मिलता है, ये डेफिनेटली बात करेंगे यार। मगर उससे पहले जो बच्चे पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव या टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप लोगों के लिए लेकर के आया है क्लास 6 से 10th तक के ओलंपियाड लेवल का स्टडी, एनटीएससी, एनएससीजेएस एंड पीआरएमओ लेवल का स्टडी, और उसी के साथ साथ आपके स्कूल एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन भी हम आपको करवा रहे हैं। और अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि यार ये वो बेहतरीन टीम है जो आप लोगों को ये सारी प्रिपरेशन करवा रही है, तो आप लोगों को डेफिनेटली खुश होना चाहिए, क्योंकि यहां पर बहुत अच्छे अच्छे मेंटर्स हैं आप लोगों के लिए और बहुत अच्छे अच्छे जो है एक्सपर्ट्स हैं जो कि आप लोगों को अपने सब्जेक्ट के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन या पूरी गाइडेंस देने को तैयार रहते हैं हर वक्त, हर समय, हर टाइम। यार ऐसा होता है। उसी के साथ साथ बात करूं कि ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है, और उसके साथ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को ये बता दूं कि टेलीग्राम एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो डेफिनेटली डाउनलोड कर लो, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा करते हो तो वहां आप लोगों को मिलेगा हमारा बनाया हुआ एक स्टडी मटेरियल का सैंपल, जिसको देख करके आप लोगों की इच्छा हो सकती है। तो क्या करना है, उस सैंपल स्टडी मटेरियल को देखने के लिए इन ग्रुप्स में से जो आपकी क्लास का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना है, और ज्वाइन करने के बाद हमारा सैंपल स्टडी मटेरियल, डीपीपीज या फिर क्वेश्चन पेपर्स को जो भी वहां आप लोगों को दिख जाए उसको देख करके अगर ऐसा लगता है कि यार वो मुझे चाहिए होगा तो उसके बारे में डेफिनेटली हम बात कर लेते हैं। बात करते ही मैं आप लोगों को ये बता दूं कि वो आप लोगों को कहां मिलने वाला है। वो आप लोगों को मिलने वाला है इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो कि है www.talkingtextbooks.in, यानी कि हमारा ऑफिशियल वेबसाइट। और उसी के साथ साथ मैं बता दूं कि स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जाकर के आपको मिलेंगे ये दो पैकेजेस, जहां पर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, लाइव लेक्चर्स और रिकॉर्डेड लेक्चर्स, होमवर्क सबमिशन का फैसिलिटी, बाईवीकली क्विजेस, और उसके साथ साथ आप लोगों को मिलेगा क्या, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स ऑफ सेम पैटर्न आप लोगों को मिलेगा कि वो सारी चीजें मिलेगी। और उसके साथ 3500 वाला पैकेज भी है जिसमें आप टेस्ट सीरीज को भी ले सकते हो। करना क्या होगा, करना सिर्फ इतना सा है कि भैया AK लाइव कोड यूज करना है और 30% डिस्काउंट फटाफट से ले लेना है। ये आपके पास जो है ये दिख रहा है, वो प्राइस आप लोगों को पड़ेगा इन दोनों पैकेजेस के लिए। बाय पैकेज पे क्लिक कीजिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग में से कोई सा भी एक ऑप्शन चूज कीजिए, और उसको चूज करके जो है फटाफट से अपना पैकेज जो है उसको अपना बना लीजिए और एक अपनेपन वाला रिलेशन हमारे और आपके बीच में डेवलप कर लीजिए। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि अगर कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा, कोई भी दिक्कत आप लोगों को हो रही है तो क्या करना है, ये नंबर जो मैंने आप लोगों को अभी थोड़े सेकंड्स पहले दिखाया था, दैट इज 9549041111, इस पे फटाफट से क्लिक कर दीजिए और अपना कॉल उठते ही अपने सवालों की बौछार जो है मैम या सर के ऊपर कर दीजिए, और तड़ातड़ी धड़ाधड़ी जो है क्या कर लीजिए भैया, अपने सारे सवालों का जवाब उनसे ले लीजिए और ऐसा फाइनल कर लीजिए कि सर अब तो हमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो पाता है, समहाउ ये नंबर नहीं पिक हो पाता है, तो क्या करना है, इस नंबर के पिक ना होने पर आप लोगों को डायल करना है ये वाला नंबर। ओहो, पीछे चले गए क्या, कार्डिनल प्रॉमिस कर लिया, रुक जाओ एक सेकेंड, अभी बता देते हैं। ये जो नंबर है यार, इसको डायल कर सकते हो आप, ठीक है, 8209412937, इस नंबर को डायल कर लो। इस नंबर पे मैं आप लोगों के सारे सवालों के जवाब यहां डेफिनेटली दे दूंगा। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले कार्डिनल प्रॉमिस, जैसा कि हम हर बार हर लेक्चर से पहले करते हैं, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आई प्रॉमिस अपनी कॉपीज में फटाफट से लिख लो और मेरे साथ आगे इस चैप्टर की शुरुआत करो। लेक्चर 1 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा था, जहां हमने आप लोगों से ये बातचीत या वार्तालाप किया था कि भाई ये सारी चीजें हम लोग को सीखने को मिलेंगी, और उसके साथ कोडिंग डिकोडिंग के कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को बताए थे, टाइप्स बताया था, जिसमें कि कहा था कि भाई लेटर टू लेटर कोडिंग क्या होता है। उसके बाद फिर लेटर टू लेटर कोडिंग का एक एग्जांपल दिया था, और उसके साथ ही में मैंने आप लोगों को दिया था ये रफीक जी का एग्जांपल, और उसके साथ फिर लेटर टू नंबर कोडिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, और उसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए कुछ एग्जांपल्स वहां से मैंने दिए थे। ठीक, कुछ एग्जांपल्स देने का मेरा सिर्फ मेन मोटिव ये था कि यार मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये भी एक और एग्जांपल था। उसके बाद मिसलेनियस कोड के बारे में हमने बात करी थी, जहां मैंने आप लोगों को ये बताया था कि भाई मिसलेनियस कोडिंग इज अ टाइप ऑफ कोडिंग जहां पर किसी भी एक वैल्यूएबल या मीनिंगफुल वर्ड के बारे में हमें बात करनी होती है, और दूसरा मीनिंगफुल वर्ड के थ्रू हम वो बातचीत पूरी कर लेते हैं। ठीक है,
इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स भी कराए थे आप लोगों को। ये एग्जांपल्स हैं, रैट इज आउट, कैट इज रनिंग इज अ कोड विच इज एज कोडेड एज लव इज हेट, और फिर 3-4 चीजें आप लोगों को मैंने वहां समझाई थी। आज स्क्रीन जो है हमारा साथ नहीं दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये एग्जाम्पल था। फिर लेक्चर 2 में हमने क्वेश्चंस शुरू से देखना शुरू किया था। तो भाई फटाफट से देख करके हम ये देख लेते हैं कि क्या करना है। लेक्चर 2 जो हम लोगों ने देखा उसमें हम लोगों ने देखा कि भाई हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटीज किस तरीके से इंक्रीज होती है, और क्वेश्चंस को हम लोगों ने जो है सॉल्व करने की एक कोशिश करी थी। ठीक है, तो जैसे ही हम लोगों ने कोशिश की तो हमने पहला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लिया, उसके बाद धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया। इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस किस तरीके से किए थे, किस तरीके से नहीं किए थे, उनको देखने के लिए आप लोगों को जाना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। वहां मिलेगा आप लोगों को दोनों लेक्चर्स का लिंक, यानी कि इंट्रोडक्शन और लेक्चर नंबर 2 यानी कि क्वेश्चंस वाला लिंक, जहां आप जाकर देख सकते हो यार कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है, तो वर्ड इन प्रॉब्लम्स का लेक्चर नंबर 3 दैट इज ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस आज हम शुरू करने वाले हैं। और कार्डिनल प्रॉमिस जैसा कि आप पहले भी कर चुके हो, तो उससे पहले ये देख लेते हैं यार कि आज के लेक्चर में हमें क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। मैं ऐसा मान रहा हूं कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में आपकी थिंकिंग एबिलिटीज तो डेफिनेटली इंक्रीज हो गई होगी कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है और उसका मतलब क्या होता है, या उसको किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। उसी के साथ प्री रिक्विजिट्स हमारे अल्फाबेट्स, नंबर्स, कोड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ अल्फाबेटिकल पोजीशन, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारी चीजें हम लोगों ने डेफिनेटली देख ली होगी। और उसी के साथ साथ बात करें कीवर्ड्स जो कि हमारे यूज हो रहे हैं, पहला है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दूसरा है कोडिंग डिकोडिंग, डिफरेंस, नंबर्स, लेटर्स के बारे में हम लोगों ने बात करी। ठीक है, इनका हमें जो है यूज रेगुलरली इस चैप्टर में करना है। लर्निंग आउटकम्स जो है आप लोगों को आज के लेक्चर के बाद आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हमें ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, या अगर कोई परेशानी आए तो उसको किस तरीके से डील करना चाहिए, या फिर टाइप ऑफ क्वेश्चंस या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से आपके ओलंपियाड्स के अंदर। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है मेरे दोस्त कि वो ये रहा, ये लीजिए। Question number 1, which says to me very clearly, the language is in a certain code, teacher is written as B, G, C, E, J, G, T. How is children written in this kind of a code? ठीक है, तो क्या हो रहा है आइए देख लेते हैं। टीचर अगर मैं लिख लेता हूं तो किस तरीके से मुझे टीचर लिखना होगा, ये मुझे डेफिनेटली आना चाहिए कि क्या इसका कोड दिया हुआ है। जब मैं टीचर कोड देखता हूं, ठीक है, जैसे ही मैं टीचर कोड देखता हूं तो मुझे क्या दिखाई देता है, मुझे नीचे वाला कोड दिखाई देता है विच सेज व्हाट, V, G, C, E, J, G और T। कूल है। अब मुझे यह देखना है कि यार इस चिल्ड्रन कोड को CHILDREN, तो इसको मैं किस तरीके से कोड जनरेट कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस जो हैं वो बड़े ही अजीब से ऑप्शंस हैं, इसमें कोई तुक्का नहीं लगाया जा सकता। तो हमें एक्चुअली ये देखना होगा कि यार ये जो कोड जनरेट हो रहा है ये किस तरीके से जनरेट हो रहा है। जैसे ही मैं ये देख लेता हूं तो मेरी जिंदगी की सारी दुविधा, सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। और अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मुझे अल्फाबेटिकल सीरीज अच्छे से याद होनी चाहिए। तो की टेक अवे जो है वो है अल्फाबेट सीरीज मुझे याद होनी चाहिए। अगर मुझे अल्फाबेटिकल सीरीज याद है तो मैं क्वेश्चन को इजीली कर लूंगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हो टी का पोजीशन होता है बेटा 20, और अगर मैं वी की बात करूं तो पोजीशन कितना होता है 22। कितना होता है 22, राइट। तो अगर 22 पोजीशन, सॉरी यहां मैंने 20 लिख दिया बाय मिस्टेक, ये लीजिए 22। तो 22 पोजीशन अगर मेरा होता है तो दैट मींस मुझे यहां प्लस करना पड़ रहा है कितना 2, यानी कि टी की पोजीशन में 2 प्लस करूंगा तो मेरे पास वी की पोजीशन यानी कि वी एज अ कोड जनरेट होके आ जाएगा। उसी तरीके से यहां मैं अगर देखता हूं तो मेरे पास फिर से वही सवाल है कि भाई इसमें भी 2 प्लस हो रहा है, यहां अगर देखता हूं तो यहां पे भी 2 प्लस हो रहा है, यहां पे भी 2 प्लस हो रहा है, और यहां पे भी 2 प्लस हो रहा है। इसी तरीके से लास्ट वाली सीरीज में भी 2 प्लस हो रहा है और यहां पे भी 2 प्लस हो रहा है। तो मुझे एक बेसिक आइडिया लग गया कि भाई टीचर को मैंने दो अल्फाबेटिकल पोजीशंस को प्लस करके एक कोड जनरेट किया है। तो उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं चिल्ड्रन की, किसकी बात करता हूं, चिल्ड्रन की बात करता हूं, तो मेरे पास जो कोड जनरेट होकर के आएगा वो क्या होगा, ऐसा मुझे डेफिनेटली पता चल जाएगा जब मैं ये चीज सॉल्व कर चुका हूंगा। तो
तो क्या करना है, प्लस टू करते जाओ, और 3 पोजीशन इसकी होती है, तो 3 पोजीशन में +2 करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और 5th पोजीशन पे मेरा एक ही एलिमेंट होता है या एक ही अल्फाबेट होता है, जो कि होता है ई। तो फटाफट से ई लिखने के बाद एक ऑप्शन चेक कर लो यार, ई और ई, सारे ऑप्शंस में ई है, कोई बात नहीं। लास्ट वाले ऑप्शंस को चेक करो, तो यहां पर अगर आप एन देख रहे हो तो एन की पोजीशन कितनी होती है, जरा मुझे फटाफट से बता दो। एन की पोजीशन होती है 14, ठीक है। तो अगर n की पोजीशन 14 होती है तो उसमें 2 प्लस करने पर 16 मेरे पास आएगा, दैट मींस p मेरे पास आएगा। तो जहां पे भी p है उसको खट से टिक कर दो अपना आंसर। p तो नहीं दिखा, सॉरी p 3 जगह दिख गया, तो हमने क्या करा, इसको कट ऑफ कर दिया। दैट मींस मेरा ऑप्शन सी तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। अगर मेरा ऑप्शन सी नहीं है तो बाकी के वर्ड्स मुझे फटाफट से बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं से भी कहीं तक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो यार सेकंड जैसे ही आप टाइप करते हो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि h की पोजीशन इज 8, और 9th और 10th पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो यहां डेफिनेटली आने वाला है, क्योंकि यहां पर भी मुझे +2 करना होगा। तो जैसे ही मैं h में +2 करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, j आ जाएगा। और j के आते ही फिर से एक क्लैरिटी मिली कि बी ऑप्शन भी नहीं है भाई साहब। तो अगला वाला देख लो और उसको सॉल्व कर लो। i, j और k यहां आना चाहिए, क्योंकि i की पोजीशन 9 और k की पोजीशन 11 होती है। तो अब मुझे क्लैरिटी मिल गई और मुझे पता चल गया कि भाई यहां पर भी मेरा ए और बी ऑप्शन क्लियर नहीं है। उसके बाद मैं क्या करता हूं कि अब स्पीड में फटाफट से जो पूरा ऑप्शन है उसको चेप देता हूं। तो आई हो गया एल, एन यहां आना चाहिए, क्योंकि एल की पोजीशन कितनी होती है। तो अब मुझे फिर भी क्लैरिटी नहीं मिली, अब लास्टली मुझे यहां क्लैरिटी मिल जाएगी, दैट इज कहां पर, एल के बाद डी, ई और एफ यहां मेरे पास आना चाहिए। तो उससे मुझे यह पता चला कि E, J, K, N, F जहां पे मुझे दिख रहा हो उसको मैं मार्क कर दूं। ये लो भाई साहब, E, J, K, N, F, ये मेरा ऑप्शन जो है, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चला क्योंकि पहला क्वेश्चन था, इसलिए आप लोगों को समझाना जरूरी है मेरे दोस्त। ठीक है, ऑप्शन डी आप लोगों का राइट आंसर है। इसमें आप चाहो तो इंक चेंज करके हरी इंक से भी इसको गो अहेड दे सकते हो। ठीक, चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो शुरू होता है कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते रहो और पता करते रहो कि एक्चुअल में करना क्या है। इफ रोस्ट इज रिटन और कोडेड एज PQYUR एंड देन हाउ विल स्लॉपी बी कोडेड एज इन दैट काइंड ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मुझे इसमें कोई दुविधा नजर नहीं आ रही है। ठीक है, तो क्या करना है, आइए देख लेते हैं क्या करना चाहिए मुझे। क्वेश्चन कह रहा है कि रोस्ट यहां लिखना है भाई साहब, क्या लिखना है, रोस्ट लिखना है, ROAST, PQYU और R। ठीक है, ये हो गया। तो यहां देखो यार, R और P समझ में आ रहा है, P की पोजीशन इज 16, R की पोजीशन इज 18। ठीक है, Q की पोजीशन PQR यानी कि 17, NO कितना 15, देख रहे हो, ध्यान से देखते जाओ, 18, 15, 16, 17, ये 1, सॉरी यहां 1 आना चाहिए था। ठीक है, क्या हो रहा है अभी क्लैरिटी मिल जाएगी, एक्चुअल में क्या हो रहा है उसकी क्लैरिटी अभी मिल जाएगी। और उसके साथ साथ जब आप y को देखते हो तो क्या होता है बताओ, y की पोजीशन 25। तो यार पोजीशन वाला तो कुछ फंडा समझ में नहीं आ रहा है ना, कि एक्चुअल में इसको कोड करने के लिए क्या किया गया है, ये तो कुछ फंडा जो है समझ में नहीं आ रहा है, मगर कोई दिक्कत नहीं है, अभी देख लेते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। ठीक, यार एक सेकंड, कहीं कोड गलत तो नहीं लिख दिए, नहीं नहीं कोड तो गलत नहीं लिखे। ठीक है, तो +2 और -2 वाला कुछ खेल हो रखा है। अब यार देखो ये 1 है ना, अब मैं बताता हूं आपको क्या हुआ। देखो 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 देखो, यहीं बने रहो, 19 एंड दिस इज व्हाट 21, दिस इज व्हाट 20 एंड दिस इज 18। ठीक है,
तो एक चीज जो हमें कंफ्यूज कर रही थी वो क्या कर रही थी कि भाई ए की पोजीशन जो है वो हमारे पास 1 बनी हुई है और बी की पोजीशन जो है वो हमारे पास जो है गलत बनी हुई है, सॉरी बी नहीं, वाई की पोजीशन हमारे पास गलत बनी हुई है। तो कैसे इस चीज को देखना है कि अगर हम यहां देखते हैं तो दिस इज +2, ठीक है, आर और पी के बीच में +2 बना हुआ है। यहां अगर आप देखते हो ओ और क्यू के बीच में आपका -2 बना हुआ है, ठीक है। और उसके साथ ए और वाई में हमें यहां कंफ्यूजन हुआ था कि यार यहां 25 और यहां 1 कैसे हो सकता है। तो याद करिए वो उल्टी सीरीज या वो रिपीटिव सीरीज जो मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 या 2 के अंदर बताई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को साफ साफ शब्दों में यह कहा था कि भैया ध्यान से देखो, ये रिपीट होती है जब z आ जाता है तो उसके बाद a रिपीटिव आता है ना। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो दिस इज व्हाट, दिस इज 1 एंड दिस इज 25, तो इसमें +2 का गैप है, ठीक है। उसी के साथ जब मैं आगे बढ़ता हूं तो s की पोजीशन और किसकी पोजीशन, u की पोजीशन के अंदर भी -2 का गैप है, ठीक है बेटा। और फिर आगे अगर मैं बढ़ता हूं t और r की तरफ तो मेरे पास +2 है। क्या अब थोड़ी सी क्लैरिटी मिली? क्या अब थोड़ी सी क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली, है ना। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो यार कि अगर आप ऊपर से नीचे जाते हो, देखो अभी ये जो हमने कोड बनाया ये ऐसे बनाया है ना। तो क्या हो रहा है, अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो तो आप यहां पे माइनस प्लस वाली सीरीज भी बना सकते हो। तो इसको या तो हम ऐसा लिख दें कि भाई क्या कर दें, इसको -+ कर देते हैं, ठीक है, ये लो। तो एक्चुअल में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये चीज कर सकते हो, दिस इज टू बी डन लाइक दिस, है ना। कंफ्यूज नहीं करना है अपने आप को और नीचे से ऊपर की तरफ चलना है। एक सेकेंड, हाँ, ये क्या करना है ध्यान से देखो बेटा, क्या करना है ध्यान से देखो, नीचे से ऊपर की तरफ चलना है, सॉरी ऊपर से नीचे की तरफ चलना है, माइनस प्लस और माइनस, कूल। आर की पोजीशन 18, पी की पोजीशन 16, माइनस करना है। स्लॉपी के केस में अगर आप आते हो तो स्लॉपी को भी यहीं लिख लो भाई, और वाई। क्या हुआ, पहले वाले में माइनस करना है यानी कि 2 पोजीशन पीछे, तो ये 19 है, तो 17th पोजीशन का जो एलिमेंट होता है उसको आप यहां लिख लेंगे। 17th पोजीशन का एलिमेंट क्यू होता है, ठीक है। ऑप्शन देखो भाई, जहां पे भी क्यू हो उसको खट से अपना आंसर मार्क कर दो, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें क्राइटेरिया ऑलरेडी पता है। बट कंफर्मेशन के लिए +2 यहां कर लो। एल की पोजीशन कितनी होती है, 12। एम और एन यहां आना चाहिए एंड विच सेज व्हाट, ये मेरा कंफर्मेशन हो गया, ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी को ठक से अपना आंसर मार्क कर दो और आगे बढ़ जाओ। तो आप लोगों का जो कोड बनेगा वो बनेगा बेटा ये, और यहां पर आएगा आपका एम, ये आएगा आपका आर क्योंकि +2 है, और -2 के साथ वापस से आपका एन आ जाएगा। एक सेकेंड, गड़बड़ हो गई, देखो रुको, कोड में कुछ गड़बड़ हो रही है बेटा, कोड में कुछ गड़बड़ हो रही है। -2 करना था, नहीं, सही है। मुझे यार वो कोडिंग डिकोडिंग वो आ गया कि सेम लेटर का सेम कोडिंग होना चाहिए। तो ये -2 हो रहा है, ये n हो गया, और यहां पर आपका जो है +2 हो जाएगा, विच इज व्हाट, कितना a हो जाएगा। यहां पे भी वही चीज प्रूव हो गई कि रिपीटिव सीरीज आती है ABCD जो है, जहां पर XYZ खत्म हो गया उसके बाद वापस A आ जाता है। तो दिस इज प्रूवन बाय दिस स्टेटमेंट विच इज कि आपका ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे अगले सवाल पर और करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 गायब कर दिए क्या सर? अच्छा जी, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुविधा नहीं, नंबर चेंज कर लो, नंबर जो है उसको चेंज कर लो बेटा, नंबर जो है उसको चेंज कर लो। ये तीसरा सवाल है, विच सेज इन अ सर्टेन कोड सिस्टम द वर्ड स्टेटमेंट इज रिटन एज, दिख रहा होगा आपको, और एंड हाउ विल बी द वर्ड पॉलिटिकल बी रिटन एज। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो क्या हो रहा है, अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से देखते हो और इस कोड को ध्यान से देखते हो तो
अगर आप इस कोड को ध्यान से देखते हो तो आप लोगों को नजर आता है कि यार ये तो स्टेटमेंट को ही उल्टा लिख रखा है। समझ गए? स्टेटमेंट को ही उल्टा लिख के आपके सामने रख रखा है। तो कुछ नहीं करना, पॉलिटिकल वर्ड को जो है उल्टा करके पटक देना है। फटाफट से सॉल्व कर लो इसको। POLITICAL, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए POLITICAL, पॉलिटिकल, ये रहा ऑप्शन ए इज योर आंसर। कई बार ऐसा इजी क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि भाई ओलंपियाड्स के जो पेपर बनते हैं ना, मैं आप लोगों को बताऊं क्या होता है। कुछ परसेंट जो है इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो वो जो कुछ परसेंट इजी क्वेश्चंस है वो इस तरीके के होते हैं, और कुछ परसेंट जो है टफ क्वेश्चंस होते हैं, ताकि बच्चे स्कोर करने की कंडीशन में तो डेफिनेटली आ सके। तो यहां जो है ये इजी सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने हमने प्रस्तुत किया था। अगला जो सवाल है बेटा, अगला जो सवाल है वो सवाल हम अभी देख लेते हैं। मगर अभी तक के किए हुए सवालों में कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा अगर आप लोगों को हो रही हो तो फटाफट से जो है अपना सवाल हमें लिख करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है भाई, फोर्थ क्वेश्चन फटाफट से कर लो, फोर्थ क्वेश्चन फटाफट से कर लो और करके मुझे बता दो क्या है। इन अ सर्टेन कोड स्प्रिंग इज रिटन एज इतना एंड हाउ विल बी द मोबाइल वर्ड यूज्ड एज। यार अगर मैं इसको देखता हूं ना तो फिर वही लॉजिक आ रहा है। ठीक है, तो फटाफट से क्या करो, इसका लॉजिक ढूंढ के निकाल दो यार, ताकि मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या करना है। ठीक है, अगर यू रिपीट हो रहा है तो प्लस माइनस वाली कोडिंग कुछ लग रही होगी, है ना? क्या हो रहा होगा? प्लस माइनस का कुछ हो रहा होगा। फटाफट से देख करके मुझे बता दो यार। एस के बाद यू है, पी के बाद एन है, तो प्लस माइनस वाला कुछ लग रहा है मुझे सीन। फटाफट से देख के बता दो क्या करना है जल्दी। इजी सा सवाल है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इजी सा सवाल है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जल्दी बता रहे हो आंसर? बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो? यही हूं तुम लोगों के साथ। नहीं आया समझ में? देखो क्या हो रहा है, मैं बता देता हूं क्या ट्रिक है इसकी। फर्स्ट, थर्ड एंड कितना, फिफ्थ देख लो, और ये सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ लेटर को देखो, इनका कुछ सेट बन रहा है। क्या हो रहा है? सेकंड, फर्स्ट और फर्स्ट को देखो तो STU +2, ठीक है। यहां देखो R दिख रहा है, RSTU, कितना स्टेप्स? 3 स्टेप्स, ठीक। और उसी के साथ N को देखोगे तो MNOPQ और R, ठीक है। 2, 3 और 5, एक सेकेंड, 4, 2, 3 और 4 स्टेप्स आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 2, 3 और 4 स्टेप्स आगे बढ़ रहे हैं। किस में? 1, 3, 5 के अंदर, ठीक है। उसी तरीके से जब मैं इसको देखता हूं, किसको देखता हूं? जब मैं इसको देखता हूं तो मुझे ये नजर आता है कि यार ये जो है बैकवर्ड जा रही है स्टेप। कितना? 2 स्टेप्स बैक गए हैं हम, ठीक है। यहां पर फिर वापस वही 2 स्टेप्स बैक गए हैं, क्योंकि F जो है वो पहले आता है और I जो है वो बाद में आता है। तो यहां पर कितना गए? 3 स्टेप्स बैक गए। और यहां पर अगर आप देखते हो तो कितना स्टेप्स? 4 स्टेप्स बैक गए, ठीक है। कैसे? C D E F G 4th स्टेप पे आया। वैसे ही I
ई एफ जी एच और आई, एफ है जी एच और आई, 3 स्टेप, और यहां पर पी है, एन पे आए हैं तो एन ओ पी, राइट, समझ गए। तो ये चीज करनी है और इसी तरीके से कोड बनाना है। तो क्या हुआ, ये वाले लेटर्स तो मूविंग फॉरवर्ड वाले लेटर्स हैं, और जो पी आई और जी है वो है मूविंग बैकवर्ड वाले लेटर्स। तो आपसे पूछा गया है कि मोबाइल का जो कोड बनेगा वो कैसा बनेगा, ठीक है। तो अगर मोबाइल का कोड बनेगा तो पहले यानी कि 1, 3 और 5 को आपने क्या करना है, आगे भगा देना है। कैसे, 2 स्टेप्स अहेड। तो 2 स्टेप्स अहेड का मतलब कितना हुआ, जल्दी से मुझे आंसर देख करके बता दो कि 2 स्टेप्स अहेड कितना होता है। समझ में आ रहा है? अगर 2 स्टेप्स की बात करेंगे तो एम एन ओ यहां पर होना चाहिए, ठीक। वो आप लोगों को 3 ऑप्शंस में दिख रहा है, काट दो। एम एन ओ बी सी डी क्या है, इसी से रिलेटेबल लो, आर एस टी यू, यानी कि बी सी डी ई यहां पर होना चाहिए। तो ई कहां दिख रहा है, हां सर यहां पर हमें ई दिख रहा है, तो ये मेरा ऑप्शन हो सकता है। मगर ध्यान रखें यहां पर नन ऑफ दीज भी एक ऑप्शन दे रखा है, तो हमें पूरा का पूरा ऑप्शन चेक करना होगा। उसी तरीके से एन दिख रहा है, +4 स्टेप्स आगे था, तो एन ओ पी क्यू आर, एन ओ पी क्यू और आर 5वीं पोजीशन, राइट। तो जो अल्फाबेट आया 5वीं पोजीशन पे वो यहां होना चाहिए, एल एम एन ओ पी क्यू यहां होना चाहिए। बट क्या यहां पर क्यू आपको नजर आ रहा है, नहीं सर पी नजर आ रहा है ना। तो यहां आप लोग जो है गड़बड़ कर जाते, अगर सिर्फ ये 2 अल्फाबेट्स को चेक करके आप आंसर निकाल देते। तो हम क्या कर सकते थे कि भैया हमें यह ध्यान रखना है कि हमें ये नन ऑफ दीज ऑप्शन देखते ही पूरा का पूरा ऑप्शन चेक करना जरूरी है। तो इसके हिसाब से मुझे जो है नन ऑफ दीज को टिक करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। आपका ऑप्शन ई इज योर फाइनल आंसर फॉर 4th नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलिए इसी के साथ अगले सवाल की तरफ अग्रसर होते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन इस सवाल से रिलेटेड आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो तो फटाफट से जो है मुझसे पूछ लीजिए। चलिए, इन अ सर्टेन कोड, यार ये ना नंबर कुछ गड़बड़ी कर दिए, चलो ठीक है कोई बात नहीं, परेशान नहीं होते हैं, हम इसको 5 मान लेते हैं। इन अ सर्टेन कोड O इज रिटन एज E, A एज C, M एज I, S as O, N as P, and E as M, I as A, P as N, and C as S. Then how will companies be written as? भाई किसी एक सर्टेन कोड के अंदर इन्होंने कहा कि ये अल्फाबेट्स जो हैं इनको हमने ऐसा जमाना शुरू कर दिया है। तो अगर आपको ये अल्फाबेट्स दे रखे हैं तो आप डेफिनेटली जो है इसको आंसर कर सकते हो, और बहुत ही इजी सा आंसर होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला है, बहुत ही इजी सा आंसर होने वाला है। तो क्या करना है, कंपनी यहां लिख लेना है, ये लो कंपनीज यहां लिख लेना है, और जो जो बोला गया है उस हिसाब से इसको जनरेट करते जाओ। क्या करो, सी की जगह जो है सी को कोड करो एस से, उसके बाद फिर क्या करो ओ को कोड करो ई से, ठीक है। उसके बाद एम है तो एम को देख लो भाई एज एम, एंड एम इज कोडेड एज, यहां पर कंफ्यूज मत होना, ठीक है, यहां कंफ्यूज मत होना, एम एज आई आपको करना है। तो ये हुआ आपका आई। अगर ऑप्शन कहीं सिंगल हो तो खट से मार्क कर दो, नहीं भाई, तो ये हो गया आपका खत्म, ठीक है, ई आ रहा है। और आपका नन ऑफ दीज, ओ एक सेकेंड, नन ऑफ दीज है भाई, पूरा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि हम बीच में रुक रहे थे पर हमें एकदम से नन ऑफ दीज दिख गया, तो यहां पे भी नन ऑफ दीज ऑप्शन है, तो फटाफट से पूरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। क्या हुआ, पी को कैसे कोड किया भाई, बता दो जरा, देख लो फटाफट से। पी को कोड करने के लिए हमने यूज किया है एन
तो हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ए को कोड करने के लिए यूज किया है सी, ये लीजिए। एन को कोड करने के लिए क्या यूज किया है, एन कहीं दिख रहा है तो फटाफट, एन एज पी है भाई, ठीक है। आई फटाफट से बता दो, आई एज एम हो, आई एज ए है, ठीक है। और उसके बाद ई जब आप देखते हो तो फटाफट से ई को देखो पूरा लास्ट में, जो कि एम में हम कंफ्यूज हो रहे थे। एंड फिर एस पे जब आप आते हो तो ओ इज योर कोड फॉर एस। ये कोड अगर आप लोगों को कहीं नजर आ रहा है तो फटाफट से मार्क कर दो, अदरवाइज नन ऑफ दीज। एस ई आई एन सी पी, एस ई आई एन सी पी एम आई ओ। क्या हुआ ये, 3 3 6 3 9, 3 3 6 और 3 9, ऐसा ही होना चाहिए था, मगर कहां गड़बड़ हुई, कुछ मिस हो गया क्या यार। COMPANIES सही तो है, सही तो है। अगर सही है तो क्या गड़बड़ हो रही है, हाँ। अरे एक सेकंड, आप हम जो है ऑप्शन गलत चले गए। ये ऑप्शन नहीं है भाई, ये ऑप्शन नहीं है, हमें यहां आना है, हमें यहां आना है। ये रहा SEI NCP NCP AMO, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन में आपसे सिर्फ ये पूछा था कि भाई ये कोडिंग है, उसके हिसाब से कंपनी को आप कैसे कोड करोगे। तो आप लोगों ने फटाफट से देख करके कोड्स को जन्मा दिया, और ऑप्शन जो है उसको पूरा चेक करना जरूरी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अगर नन ऑफ दीज, ये जो भाई साहब है ना, ये भाई साहब जो है ना, ये अगर कहीं दिखते हैं तो क्या करना है, हमें पूरा ऑप्शन चेक करना जरूरी है, उसमें शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लगानी है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, बट शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लगानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि अगर मशीन को कोड करने के लिए हमने 19 7 9 14 15 20 11 को यूज किया है, तो डेंजर को कोड करने के लिए हम क्या करेंगे। मशीन का कोड आप लोगों के सामने अलग से निकाल के रख रहा हूं, पर इस क्वेश्चन को करने के लिए आप मेरी मदद करेंगे, MACHINE, ठीक है भाई। मशीन के लिए कोड है, एम के लिए 19 है, 7 है, 9 है, 14 है, 15 है, 20 है और 11 है। ध्यान से देखो, डेंजर DANGER यहां लिखा हुआ है, और डेंजर के लिए क्या कोड इस्तेमाल करना चाहिए ऐसा हमसे पूछा हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, कुछ लॉजिक अगर समझ में आ रहा है तो उस लॉजिक के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम आपके पास हैं, हम बैठे क्यों हैं, इसीलिए तो बैठे हैं। देख रहे हो, देख रहे हो, एम की पोजीशन कितनी होती है ये मुझे देख करके जरा बता दो। एम की पोजीशन क्या है, सीन समझ में आ रहा है क्या। पता चला कुछ। सोचो 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 क्या हो रहा है यार। पोजीशन वाइज अगर आप देखते हो ना, तो आप लोगों को एक्चुअल रीजन समझ में आ जाएगा कि क्या खेल खेल रखा है। ये देखो, ए सी, देख रहे हो, ए और सी को ध्यान दो, पोजीशन इनकी क्या होती है ये ध्यान दो। एच की पोजीशन कितनी होती है ये ध्यान दो, और उसके बाद इसकी पोजीशन कितनी लिखी हुई है ये ध्यान दो, या इसको कोड क्या किया हुआ है ये ध्यान दो। जल्दी देखो, जल्दी बताओ। अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या हो रखा है आओ देखते हैं। एम की एक्चुअल पोजीशन इंक चेंज करके हम आपको बताएंगे। एम की एक्चुअल पोजीशन कितनी पता है हमें, 13, ए की कितनी 1, सी की कितनी 3, एच की 8, आई की कितनी होती है 9, एन की कितनी होती है 14 और ई की कितनी होती है 5। अब समझ में आया
अगर आप इन नंबर्स को टैली करते हो तो 13 के अंदर +6 करने पर मुझे 19 मिलता है। उसी तरीके से 1 में प्लस करने पर 6 मुझे 7 मिलता है, एंड देन सो ऑन 3 में प्लस करने पर 6 मुझे 9 मिलता है, फिर 8 में प्लस करने पर 6 मुझे 14 मिलता है, और ऐसे ही 9 में 6 प्लस करने पर मुझे 15, 14 में 6 प्लस करने पर मुझे 20, एंड 5 में मुझे 6 प्लस करने पर 11 बाहर मिलता है। समझ गए? तो क्लियरली क्या दिख रहा है कि +6 वैल्यू जो है वो सब में ऐड की गई है। क्लियर है? उसी हिसाब से यहां ये जो लेटर है डेंजर, उसको लिखो, ये लिख दो, और डेंजर में जो पोजीशन एक्चुअल होती है उसको लिख लो, ठीक है, और उसमें +6 कर दो, तो आपका आंसर जो है बाहर एकदम झटके से निकल के आ जाएगा। जल्दी से +6 करो, 10, यानी 6 + 4 इज 10, यानी कि कितना? 10, ये देखो 10, ठीक है। 1 + 6 इज कितना? 7, 14 + 6 20, 7 + 6 जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, 13। तो यहां तक जाने की अपने को जरूरत भी नहीं है, इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। 10 आते ही हमारा आंसर डिक्लेयर हो गया है। ये तीनों ऑप्शंस जो है वो गलत है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? समझ में आया कि नहीं आया भाई? कोडिंग डिकोडिंग के अच्छे क्वेश्चंस में माने जाने वाला ये क्वेश्चन, जहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने का एग्जामिनर ट्राई कर सकता है, ये नंबर्स के साथ जो कोडिंग होती है उसमें याद रखें, एक छोटा सा टेक अवे ले जाइए मुझसे कि नंबर कोडिंग जब भी आप लोगों को दिखे तो पोजीशन से रिलेट करने का कोशिश किया करो। किससे रिलेट करने की कोशिश किया करो? पोजीशन ऑफ द अल्फाबेट से रिलेट करने का कोशिश किया करो। ये टेक अवे है तुम्हारे लिए। आगे बात करते हैं। ओहो, मिक्स कोडिंग दिख रही है भाई, मिक्स कोडिंग दिख रही है। रिक्वेस्ट यहां लिखा हुआ दिख रहा है, और कोड जो है S2R52TU। ओहो, क्या है? लॉजिक कुछ ना कुछ डेफिनेटली है, और उसको अभी हम देख लेंगे। ये एसिड हमसे पूछा है कि इसको किस तरीके से कोड करना है। तो देयर इज अ सर्टेन लैंग्वेज व्हिच इज रिटन एज, इफ रिक्वेस्ट इज रिटन एज S2R52TU, देन अब देखो क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन से कि जो E है उसको सेम कोड दिए हैं ये भाई साहब, ठीक है, और S और T में भी कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है, क्योंकि T के आसपास का ही लेटर है S और उसके आसपास का ही लेटर है U, ठीक है। R और S में भी वही चीज हमें नजर आ रही है। क्या हो रहा है? +2 -2 वाली फीलिंग है, और U को जो है वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन कि यार U को 5th पोजीशन कैसे दे सकते हैं, क्योंकि U की पोजीशन जो है एग्जैक्टली अगर मैं देखूं तो U की 21वीं पोजीशन होती है, बट यहां ऐसा क्यों किया हुआ है? जरा सोचने दो, जरा सोचने दो, क्या हो सकता है, क्योंकि E की पोजीशन इज 5 बट 2 दे रखी है, ठीक है। कहीं -3 तो नहीं किया, कहीं -3 तो नहीं किया, मगर अगर किया तो कैसे किया? जल्दी देखो, ध्यान से देखो। अब देखो इसमें भी एक बहुत ही प्यारा सा लॉजिक तुम लोग को दिखाई देगा, और तुम लोग ऐसा बोलोगे सर ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। ध्यान से देखो क्या हो रहा है। R+1 करते हो तो आपको S मिलता है, कैसे? 18 + 1 अगर करोगे तो 19 मिलेगा ना, ठीक, ये हो गया। यहां अगर आप देखते हो तो ये है आपका 17 और ये है कितना? 18, तो वही +1, क्या हो रहा है? +1 है ना। उसके बाद फिर आप यहां देखते हो ST, तो फिर वही +1 की सिचुएशन जहां पर 19 और 20 आप लोगों के सामने यहां पटक रखा है, ठीक। और उसी के साथ साथ यहां अगर आप देखते हो तो दिस इज 20 एंड दिस इज 21, अगेन +1 वाली स्टेट। तो अगर मैं आपको एक चीज बोलूं, चलो हिंट मैं तुम लोग को देता हूं, और वो हिंट है ये A
E-I-O-U। क्या है ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है बेटा? ये लिखा है वॉवल्स, राइट? और वॉवल्स में अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 और 5 यही पोजीशन है। एक और अच्छा क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर ई की पोजीशन 2 है, जो कि यहां ये भाई साहब ने डिनोट कर रखी है। सही तो कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लॉजिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या हुआ, ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं, दिस इज आर, क्यू और फिर आपका एस और टी, इसको तो इन्होंने क्या करा, एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। और जो वॉवल्स थे ई और यू, उसको इन्होंने क्या करा, एग्जैक्ट पोजीशन के हिसाब से लिख दिया। भाई ए ई आई ओ यू, अगर मैं इनकी पोजीशन डिफाइन करूं तो 1 2 3 4 5 ही तो आ रही है, उसी के हिसाब से इन्होंने यहां खेल दिया। तो यहां पर जो भी वॉवल है और कॉन्सोनेंट है उसमें हमें खेलना है। ए की पोजीशन 1, ई आई ओ यू क्या है 3, तो 1 और 3 जहां दिख रहा हो वो वाला ऑप्शन उठा के पटक दो। 1 और 3 यहां दिख रहा है, नहीं सर मैच नहीं किया सर, ठीक है। 1 और 3 दिख रहा है, नहीं सर मैच नहीं किया सर। 1 और 3 नहीं, नन ऑफ दीज हमारे पास ऑप्शन है। तो क्या नन ऑफ दीज हमारा ऑप्शन हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। सी जो है आपका कॉन्सोनेंट है, तो क्या करना है, इसके हिसाब से +1 कर दो, यानी कि डी यहां आएगा। और उसके बाद डी जो है फिर से हमारा कॉन्सोनेंट है, तो डी ई यहां आप कर सकते हो। ये आपका कोड जनरेट हो गया 1D3E। मगर अगर मैं क्वेश्चन के ऑप्शंस के हिसाब से जाता हूं तो मुझे जो है ये टिक करना पड़ेगा। बात वही है, क्वेश्चन पूरा इसलिए कंप्लीट किया क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए एज इट इज उठ के और नन ऑफ दीज की जगह आपको कोड दे रखा हो ये 1D3E, तो आप क्या करो, इस कोड को मार्क करके अपना आंसर डिक्लेयर कर दो और बोल दो कि सर डिक्लेरेशन हो गया, दिस इज माय फाइनल आंसर टू दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो कि है 9वां सवाल। यार 9वां नहीं है ये, दिस इज नॉट 9th, दिस इज not 9th, this is 6th, this is 7th and this is 8th क्वेश्चन। 8वां सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आप लोगों के ठीक सामने नजर आ रहा है। तो मेहरबान, कदरदान और साहिबान अपना क्वेश्चन जो है यहां लिख लीजिए, ZEBR ज़ीब्रा। अच्छा जीरा लिख दिया मैंने, ZEBR है भाई, ZEBR है विच इज 2 6 5। एक सेकेंड, पकड़ लिए सर। क्वेश्चन जो है उसमें आपको आंसर दिख गया। अभी देखो, ये देखो 26 किसके लिए कोड कर रखा है, इसके लिए, मात्र इसके लिए। एक्स्ट्रा नंबर्स हैं, खत्म। पोजीशन है भाई साहब, क्या है, पोजीशन है, क्या है, पोजीशन है। ये देखो, ये देखो, ये देखो और फिर ये देखो और फिर ये देखो, क्या हो रहा है, ए की पोजीशन 1, आर की पोजीशन 18, बी की पोजीशन 2, ई की पोजीशन 5 और जेड की पोजीशन 26। कंफ्यूज करने की भरपूर कोशिश, मगर जहां नंबर एक्स्ट्रा दिखे वहां पर डबल डबल नंबर्स की कोडिंग करके देखा, फट क्वेश्चन लिखते लिखते ही पता चल गया कि भाई एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो क्या करना है, 1 18 2, ओ की पोजीशन 15, सुनाई देगा मुझे, बोला है अभी किसी ने पीछे से, और ये 3 15 2 18 1, जहां दिख रहा हो उसको अपना आंसर मार्क कर सकते हो, जैसे कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा और जैसे कि हमें नजर नहीं आ रहा है ना। हम ऐसा कह सकते हैं, मगर हमें तो नजर आ गया। क्या हुआ है भाई, क्वेश्चन नंबर 8th का ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। यहां पर यह लिखा हुआ 3 15 21 सॉरी 3 15 2 18 2 18 एंड 1, ठीक है। 3 15 2 18 एंड 1 आपका कोड है। ये बहुत ही इजी सवाल, एकदम लल्लू सवाल, एकदम नॉट आंसरेबल सवाल, ठीक है, मगर फिर भी आंसर करना पड़ेगा क्योंकि हम हैं कहां पर, ओलंपियाड लेवल सेक्शन के अंदर। भाई ये जो सवाल है क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के सवाल है। 6th क्लास में भी चैप्टर अभी आगे शुरू होने वाला है, तो अगर 6th क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, इस वीडियो को पूरा देखो, अंत तक देखो और अपने चैप्टर को जो है वापस से पढ़ लो, क्योंकि द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस और द क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस इज आल्सो इंक्रीजिंग।
तो इससे क्या होगा कि आपका एक्सपोजर जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। और यही चीज मैं 7th वालों को भी कहना चाहूंगा कि अगर 7th वाले भी इस वीडियो को देख रहे हैं और 6th का वीडियो भी देखना चाहते हैं फॉर मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो अभी थोड़े दिन में जो है 6th में हम लोग शुरू करने वाले हैं यही वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस। तो उनको आप डेफिनेटली जो है वहां पर भी पढ़ सकते हो, वहां पर भी मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो है या एक्सपोजर टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जा सकते हो यार 6th की प्लेलिस्ट में। 6th की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चैप्टर्स ऑलमोस्ट सेम है, पर क्वेश्चंस का क्वांटिटी या क्वालिटी जो है हर बार इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। तो सारे टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए बने रहिए मेरे साथ, और प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वो चेक करते रहिए, हर वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करते रहिएगा कि वहां अगर कुछ मेंशन हो तो डेफिनेटली आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। 10वां सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जो कहता है इफ व्हाइट इज कॉल्ड एज ब्लू, ये यार ये लिख लो, व्हाइट इज कॉल्ड एज ब्लू एंड ब्लू इज कॉल्ड एज रेड। ठीक है, राइटिंग अच्छी नहीं आ रही सर, पेन फिसल रहा है बेटा। रेड is called as yellow and yellow is coded as green. ठीक है, green is coded as black. स्टेप्स आगे बढ़ाते जा रहे हैं हम, क्या करने हैं, स्टेप्स आगे बढ़ा रहे हैं, और black is coded as violet. ठीक है, एंड वॉयलेट इज कोडेड एज व्हाट, ऑरेंज। वॉयलेट, ऑरेंज। ठीक है भाई साहब, ऑरेंज 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 लिख लो, ई लिख लो। ठीक, फिर पूछा है व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है मेरे दोस्त। ठीक, रेड का कोड क्या है हमें वो चेक करना है और उस आंसर को मार्क कर देना है। इतना सा काम हमें करना है। क्या करना है, व्हाट विल बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, ये हमें जो है चेक करना है और अपना आंसर मार्क करके भाग जाना है। ध्यान से देखो, रेड कलर होता है आपके ह्यूमन के ब्लड का, यानी कि इंसानों के खून का रंग होता है लाल, और लाल रंग हमें कहीं का नहीं छोड़ता। तो ध्यान से देखने पे हमें यह पता चलता है कि लाल रंग जो है उसको कोड किया हुआ है येलो कलर से। तो रेड अगर हमारा एक्चुअल कलर है तो उसका कोड है येलो। तो व्हाट विल बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, दैट मींस रेड इज नोन एज येलो। तो हम येलो जो है उसको आंसर मार्क कर देंगे और आपका ऑप्शन सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को, कोई परेशानी कोई दुविधा अगर इस सवाल में हो तो फटाफट से मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो कि सर परेशानी हो रही है। ठीक है मेरे भाई, आगे भी क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ ऑरेंज आर एप्पल्स, बनाना आर एप्रिकॉट, एप्पल्स आर चिलीज एंड एप्रिकॉट्स आर ऑरेंजेस। ओ भाई फिर स्विच हो गया देखो, एंड चिलीज आर बनानास, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन इन कलर। अब देखो क्वेश्चन जो है अजीब सा फ्लिप कर दिया है। एप्रिकॉट्स, ऑरेंजेस, एप्पल्स, बनानास, एप्पल्स, चिलीज, यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही चीज हमें हरे रंग की दिख रही है, वो क्या है, चिल्ली है। क्योंकि एप्पल का रंग रेड होता है और कई बार ग्रीन भी होता है, बट ग्रीन एप्पल्स आर नॉट दैट मच फेमस। तो हम क्या करेंगे कि क्या करेंगे, ध्यान से सोचेंगे कि क्या करना है। और अब ध्यान से अगर आप देखते हो तो एप्पल भी कई बार हमें ग्रीन दिखते हैं और चिलीज तो एक्चुअल में ग्रीन ही दिखती है ना। क्वेश्चन को वापस पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अगर ऑरेंज जो है वो एप्पल्स हैं, बनाना है जो एप्रिकॉट है, एंड एप्पल्स आर चिलीज, एप्पल और चिली है, राइट, और एप्रिकॉट्स जो हैं वो ऑरेंजेस हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है चिलीज आर बनानास। तो आपसे पूछा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन इन कलर। तो
चिलीज होती हैं वो ग्रीन इन कलर होती हैं, ये हमें ऑब्वियसली पता है। एंड इज गिवन एज दैट चिलीज आर बनानास, सो बनानास आर ग्रीन। कैसे हमने ये लॉजिक निकाला, देखो मैं बताता हूं आपको। चिली हमने हमेशा, जो मेजॉरिटी वाली चीज है ना वो चिली होती है ग्रीन कलर की, और मैं लिख भी ग्रीन कलर में रहा हूं, ठीक है। चिलीज हमेशा ग्रीन कलर की होती है और यहां लिखा हुआ है कि चिलीज आर बनानास, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं बनानास आर ग्रीन इन कलर, क्योंकि यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि चिलीज आर बनानास। अगर चिली बनाना है और चिली ग्रीन कलर की है तो बनाना ग्रीन कलर का होगा कि नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन में है। तो क्या करो, फटाफट से आपसे जो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन इन कलर, तो आप कह दो बनानास आर ग्रीन इन कलर, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए कि नहीं समझे। थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। एक सेकंड, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो थोड़े से ट्रिकी, थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चंस हमारे पास रहते हैं। हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो है आप लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन पर इस तरीके से। 11वां सवाल, ये 11वां सवाल है भाई, ध्यान रखना। एक सवाल पीछे चल रहे हैं हम लोग, हमारे भैया की गलती की वजह से। फैन इज टेबल, टेबल इज फैन, फैन इज चेयर एंड चेयर इज रूफ। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन सिट। पेन जो है टेबल है, टेबल जो है वो फैन है, ठीक है, और फैन जो है वो चेयर है, ठीक है, और चेयर जो है वो रूफ है, चेयर जो है वो रूफ है। तो क्या हम फैन के ऊपर बैठ सकते हैं, क्या नहीं बैठ सकते। क्या हम टेबल के ऊपर बैठ सकते हैं, हाँ बैठ सकते हैं। लेकिन एक्चुअली जो बैठने वाली चीज होती है वो क्या होती है, चेयर होती है, और या तो रूफ होती है। या तो हम रूफ पे बैठ सकते हैं भाई, या तो हम चेयर पे बैठ सकते हैं, ठीक है। तो आपसे जो लास्ट कोड दिया गया है फैन इज चेयर, ठीक है, तो हम फैन पे भी डेफिनेटली बैठ सकते हैं। और फिर कहा गया है कि चेयर इज रूफ, क्या कहा गया है, चेयर इज रूफ। तो या तो हम चेयर पे बैठेंगे, या फिर हम जो बैठेंगे कहां बैठेंगे, चेयर पे बैठेंगे, या फिर हम रूफ पे बैठेंगे, राइट। तो आपसे पूछा गया है भाई ऑब्वियसली फैन पे तो नहीं बैठोगे, तो फैन इज चेयर, कोई दिक्कत नहीं है, मत देखो ही मत इतने कोड को। चेयर इज रूफ, हम रूफ पे भी बैठ सकते हैं, हम चेयर पे भी बैठ सकते हैं। तो दिस इज द रिलेटेबल क्लॉज यहां पर। तो चेयर जो है अगर आदमी उस पे बैठा है तो वो एक्चुअली रूफ पे भी बैठा हुआ हो सकता है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है चेयर इज रूफ, ठीक है। तो अगर चेयर चेयर है तो दैट इज ओके, लेकिन अगर चेयर रूफ भी कहला रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या करो, हम अल्टीमेटली क्या है कि चेयर पे बैठ रहे हैं, और चेयर पे अगर बैठे हैं तो वो चेयर जो है वो रूफ कहला रही है, और हमसे पूछा यही है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग विल अ पर्सन सिट। तो हम क्या करेंगे, रूफ पे बैठाएंगे भाई साहब उसको। क्यों बैठाएंगे, लॉजिक मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप ना तो पेन पे बैठते हो, ना आप टेबल पे बैठते हो, ना ही आप जो है फैन पे बैठते हो, राइट। तो फैन पे अगर नहीं बैठोगे तो डेफिनेटली फैन अगर चेयर के नाम से जानी जा रही है तो इस पे भी नहीं बैठोगे, लेकिन आप चेयर पे एक्चुअली बैठते हो, ठीक है। तो चेयर को यहां कोड किया गया है रूफ से। तो और आपसे पूछा गया है कि भाई बंदा या पर्सन जो है वो कहां बैठेगा, तो चेयर पे बैठेगा, मगर क्वेश्चन में हम टिक करेंगे रूफ को, क्योंकि चेयर को रूफ माना जा रहा है या रूफ बोला जा रहा है। तो रूफ पे आप टिक कर दोगे और कह दोगे कि रूफ इज द करेक्ट आंसर टू माय क्वेश्चन, ठीक है। क्या करेंगे, रूफ इज द आंसर टू माय क्वेश्चन, ठीक है मेरे दोस्त, समझ गए, कूल है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। और हम चलते हैं हमारे आज के आखिरी सवाल की तरफ, जो कहता है मुझे सॉल्व कर लो। क्वेश्चन पढ़ लो यार बेटा फटाफट, क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट से और देख लो कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्या करना है, ध्यान से क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में कहा गया है कि बैट इज रैकेट, रैकेट इज फुटबॉल। मतलब एक बैट है, उसको हमने नाम दिया है क्या, रैकेट। रैकेट जो है उसको हमने फुटबॉल नाम दिया है, और फुटबॉल को हमने शटल नाम दिया है, समझ गए।
और शटल को हमने कोड किया है किससे? लूडो से। फिर लूडो को हमने कोड किया है कैरम से। फिर पूछा है कि व्हाट इज क्रिकेट प्लेड विद? तो क्रिकेट अगर खेला जाता है तो या तो बैट से खेला जाता है मेरे दोस्त, या बॉल से खेला जाता है। ठीक है, बैट इज कोडेड एज रैकेट, रैकेट इज कोडेड एज फुटबॉल, फुटबॉल इज कोडेड एज शटल, शटल इज कोडेड एज लूडो, लूडो इज कोडेड एज कैरम। तो क्या करेंगे हम? पहले तो बॉल ढूंढेंगे। बॉल अगर हमें कहीं नहीं दिख रही तो बॉल का ऑप्शन कैंसिल, और फिर हम ये देखेंगे कि बैट जो है उसको क्या कोड किया गया है, उसको किया गया है कोड रैकेट से। तो हम ये हमारे आंसर में मार्क करेंगे कि भाई साहब क्रिकेट इज प्लेड बाय द थिंग विच इज कॉल्ड एज बैट, बट इन द क्वेश्चन द बैट इज कोडेड एज रैकेट, तो हम रैकेट को हमारा आंसर मार्क करेंगे एंड ऑप्शन ए विल बी द आंसर टू दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है जब भी हम मिसलेनियस या सब्स्टिट्यूशन कोडिंग की बात कर रहे हों। ठीक है, जब भी हम मिसलेनियस या सब्स्टिट्यूशन कोडिंग की बात करते हैं तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेहद जरूरी है बेटा। ठीक, इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है और बने रहें मेरे साथ। एक्सपोजर ऑफ द क्वेश्चंस के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि थोड़े दिन में मैं छठी कक्षा में भी यही चैप्टर वापस से पढ़ाने वाला हूं, मगर क्वेश्चंस का जो क्वांटिटी है वो या क्वालिटी है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। तो एक्सपोजर टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए अपने लेक्चर को देखने के बाद छठी के लेक्चर का वेट कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है आकाश वर्मा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक द वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद इतना आया हो कि दोस्तों के साथ भी बांटना चाहते हो तो प्लीज शेयर दिस वीडियो। एंड अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को देख चुके हो पूरी तरीके से, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। और इस सेशन से रिलेटेड या किसी भी सेशन से रिलेटेड आप लोगों के दिमाग में अगर कोई भी सवाल है तो फटाफट से जो है मुझसे पूछ लो, कमेंट डाउन बिलो इन द वीडियो। और होमवर्क करना ना भूलें भाई साहब, चैप्टर नंबर 5 के ऑल क्वेश्चंस इजीली कर लीजिए। ठीक है, जाते जाते की टेक अवेज ले जाइए कि ऑल द क्वेश्चंस आर टू बी सॉल्व्ड ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस। ठीक है, ऑल एक्सरसाइजेस कैन बी सॉल्व्ड इजीली आफ्टर ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस। तो गूगल क्लासरूम पे भी अपने होमवर्क का वेट मत कीजिएगा, मैं दे दूंगा ऐसे तो, बट वेट मत कीजिएगा क्योंकि मैंने वीडियो में आप लोगों को बता दिया कि आप लोग को होमवर्क क्या करना है। फटाफट से होमवर्क और कॉपी और मॉड्यूल लेकर के बैठ जाओ, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो और बने रहो मेरे साथ। अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम अगले गुरुवार को, यानी कि थर्सडे को। हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, आकाश सर को कंफ्यूजन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, गुरुवार या बुधवार इज थर्सडे, थर्सडे बोल लो यार, थर्सडे को हमारे अगले वीडियो का वेट कीजिएगा जहां हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 के बारे में। क्या होने वाला है उसी दिन पता चलेगा। और अभी के लिए मैं चलता हूं, नमस्कार दोस्तों।